नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक सर के साथ में इस सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास को, जो कि 9 बजे प्रतिदिन शेड्यूल होती है। और आज बताते हुए बहुत ही एक खुशी का दिन है कि आज सीटेट का जो हमारा रिजल्ट है वो आज आ चुका है और मैंने इस पर एक वीडियो भी आपके लिए बनाया हुआ है, जो कि वीडियो आप देखेंगे और अगर आपको समस्या हो रही है रिजल्ट डाउनलोड करने में तो उस वीडियो के माध्यम से आप रिजल्ट को अपने डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे। और इसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे और जो है कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी थी तो आपको मैं बता दूं कि लगभग हमारे 100 बच्चे पूरे होने वाले हैं और कुछ ही बच्चे शायद बकाया हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चलिए मैं कोर्स पर ले ही आपको चलता हूँ। ये देखिए हमारा एक डीएल लर्नर्स का एक छोटा सा कोर्स जो कि लॉन्च किया गया था डीएल लर्नर्स के द्वारा, और डीएल लर्नर्स ने ये कोर्स केवल 499 में दिया था। बहुत बार लोगों को पहले शुरुआत में ये शंका बनी रही कि सर ये जो 499 में आप दे रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने पिछली बार हमसे पढ़ा था और जो बच्चे सफल हुए हैं, यकीन मानिए कि आज बहुत सारे वो बच्चे जो आज सफल हो गए हैं उन्होंने दोबारा से री परचेज किया है कोर्स। पिछली बार भी हमने एक बार लॉन्च किया था सीडीपी और मैथ स्पेशल का, वहाँ पर बच्चे हमसे जुड़े थे, तो लोगों ने आज दोबारा से इसको री परचेज किया। और चूंकि वो जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या हम क्या कराते हैं, और बहुत बेहतरीन बच्चों के नंबर आए। मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रथम 100 बच्चों के लिए था, मेरे हिसाब से हमारे पास में 85 जो बच्चे हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। 15 बच्चे बचे हैं और जैसे ही पूरे होते हैं ये फीस कल आपको इंक्रीज मिलेगी। हो सकता है 799 शायद हो जाएगी। खैर मेरे हाथ में मैनेजमेंट तो नहीं रहता है, लेकिन टीचिंग का पूरा सेक्शन मेरे हाथ में रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो भी चाहिए तो अभी तुरंत जिस समय आप वीडियो देख रहे हो तुरंत का तुरंत आप इसको परचेज कर लें, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा किफ़ायती कोर्स है। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और आपको 50+ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस सारी की सारी मिलेंगी। शिव सर मैथ में हैं, आप जैसे कि मैं रोज़ बताता हूँ सीडीपी हिंदी और संस्कृत में मैं खुद हूँ। और आपके जो विपिन सर हैं, आप जानते हैं आपके अपने विपिन सर को। विपिन सर आपके साथ में ईवीएस और साइंस पर हैं। ईवीएस और साइंस पर विपिन सर आपको डील करेंगे। इंग्लिश में आपके जितेंद्र सर हैं और सोशल साइंस में हमारे पास में अशोक पाल सर आपके साथ में डील करेंगे। ये हमारी एक्सपर्ट टीम है। हमारे यहाँ की ऑफलाइन की सबसे, कानपुर नगर की ऑफलाइन की सबसे बेहतरीन टीम, जिसने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, डीएल लर्नर्स सबसे बेहतरीन टीम। हमारे साथ में कुछ और नए टीचर जुड़ेंगे, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस नंबर पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं आशीष सर, इनसे आप बात कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हैं सोशल मीडिया साइट्स की बात करें उसके पहले हम बात कर लेते हैं। ये हमारे एक चच्चू प्रकाशन हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं और ये बड़ी ही इनकी बेहतरीन किताबें हैं। बिहार डीएलएड के लिए ये बिहार डीएलएड के लिए स्टडी गाइड भी चलाते हैं और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट का भी एक इनका सेट चलता है। प्रैक्टिस सेट अगर मैं कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट हैं इनके प्रैक्टिस सेट। मैंने मार्केट में अपने करियर में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे, लेकिन ऐसा डिटेलिंग और अशुद्ध, ये बिल्कुल इसमें कहीं भी आपको अशुद्धता नहीं मिलेगी, यानी कहीं भी आपको गलती नहीं मिलेगी। पूरी तरीके से शुद्ध और परमार्जित ये प्रैक्टिस सेट है। आप अगर चाहते हैं कि हम बिहार डीएलएड में आपके, अगर हो सकता है आप फाइनेंशियली अगर वीक हैं तो आप चाहते हैं कि आप बिहार डीएलएड में बिना ज़्यादा खर्चा किए आप बिहार डीएलएड को या डीएलएड को पूरा करें, इस पूरी जो डिप्लोमा है इसको पूरा करें। इसके लिए इसकी तैयारी में आपको मदद करेंगी चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड। स्टडी गाइड कैसी है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टडी गाइड में क्या है कि ये क्रमवार सारे पहले टॉपिक से दिए गए। अगर मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, जरा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आपको क्रमवार सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि हिंदी में क्या क्या आना है, प्रारंभिक अंगणित में क्या क्या आना है, सामान्य विज्ञान में क्या आना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। और उसके बाद में अगर हम नीचे इनकी सिस्टम की बात करें तो इन्होंने लिखा कैसे है, ये किताबें क्यों दूसरों से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखो वर्ण विचार पहले सारी की सारी आपको थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपको 60 प्रश्न, लगभग 60, 70, 100 तक प्रश्न करने के मिलेंगे और इन प्रश्नों के नीचे जब इनके आंसर हैं और आंसर के बाद हर एक प्रश्न की व्याख्या भी है कि ये प्रश्न सही है तो क्यों सही है। अल्टीमेट की बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप खरीदें और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें। चलिए हम अपने आगे हम बात करें तो हम पहुंच जाते हैं आज की अपनी क्लास पे। ये जो हमारी क्लास है आप जानते हैं कि एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल ज्वलंत टॉपिक होता है शिक्षा का अधिकार। देखिए हम मिक्सअप करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो समस्त
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग बाद की तरफ ढकेल देते हैं और कहीं ना कहीं आज के एग्जाम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम 20 वीडियो में मिलाकर आपको पढ़ाते रहेंगे। जैसे हमने 2000 NCF 2005 करा दिया है और शिक्षा का अधिकार 2009 आज का ये टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से मन से पढ़ें, छोटी से छोटी एवरी एंड ई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में यहाँ पर डिलीवर की जाएगी। आप देख रहे हैं हेडिंग है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगर इसका पूरा नाम क्या है तो RTE 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो कुछ हम इसके स्टैटिक पार्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लास यूपी टेट, सी टेट और एस टेट हर एक प्रकार के टेट के लिए होती है। इसलिए सबसे पहले हम हर एक जो छोटे छोटे पहलू पर बात करते हैं, हो सकता है वो टेट में आ जाए, हो सकता है वो सी टेट में आ जाए, तो कुछ भी यहाँ पर आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस एक्ट के बारे में, ये एक अधिनियम यानी एक संविधान में संशोधन किया गया, एक नया अधिनियम लागू किया गया। तो इस अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ये जो है फ्री एंड आप कह सकते हो कि जो हमारा RTE राइट टू एजुकेशन है, ये अधिनियम अगर पूछा जाए कि बताइए RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार 2009 लगाने के लिए संसद में कौन सा बिल पेश किया गया था, तो आप कहेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो कि 2009 में पेश किया गया था, इसलिए सन अपने आप से बाय डिफॉल्ट इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 20 जुलाई 2009 को ये पारित हुआ। लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त सन 2009। ये यूपी टेट के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये सूचना है, क्योंकि यूपी टेट फैक्चुअल डेटा पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो यहाँ पर राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, लोकसभा में 4 अगस्त 2009। और अगर बात करें राष्ट्रपति और हस्ताक्षर कब हुए, तो आप कहोगे 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगर बात की जाए लागू कब किया गया, तो लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया था, यानी अधिनियम जो है वो 2009 का है, 2009 में आया। 2009 में फिर से सुनो, RTE माने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए संसद में किस बिल को पेश किया गया था, तो आप कहोगे फ्री एंड कंपल्सरी चिल्ड्रन एजुकेशन राइट, ऐसे आप बताओगे। और अधिनियम 2009 को यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लगाया गया था, इस ये बिल का नाम था। राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009, लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009। चूंकि जो अगर पूछा जाए कि शिक्षा किस सूची में आती है, तो आप कहोगे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। क्योंकि अभी आप जब नीचे देखेंगे कि जो आय होती है, जो व्यय किया जाता है, मान लीजिए कि शिक्षा का अधिकार है, मान लीजिए कोई एक, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी में शिक्षा चल रही है, तो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती है, उसमें केंद्र सरकार कितना खर्चा करता है और राज्य सरकार कितना खर्चा करता है, तो 60 और 40 यानी केंद्र 60% और 40% राज्य खर्चा करता है, यानी 60 और 40 का रेशियो है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि इनके जो बिल होंगे वो ज़्यादातर केंद्र सरकार ही लागू करेगी। इसलिए समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, वे विषय जिनमें स्टेट और सेंटर दोनों बराबर का आप कह सकते हो अधिकार रखते हैं कानून बनाने का। तो राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति जैसे हस्ताक्षर करते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। भाई कानून बनने की प्रक्रिया है कि राज्यसभा से पारित हो, लोकसभा से पारित हो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब हो जाएंगे बस उसी दिन से वो कानून बन जाएगा। पूरे भारत में लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, 1000 बार पूछा जा चुका है कि बताइए RTE कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2009। चूँकि अधिनियम क्या है 2009, पूछा जाएगा RTE 2009 कब लागू हुआ पूरे भारत में, तो आप कहेंगे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत इसको एक अलग सा दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ना लागू हो पाया, बाकी पूरे भारत में लागू हो गया। पूछा जाए उस समय राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय भारत की राष्ट्रपति हुआ करती थी। समझ रहे हैं आप सभी? और मेरे हिसाब से यही स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उस समय सरकार किसकी थी, तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी। ये सारी जो चीज़ें हैं यूपी टेट एचटेट के लिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं तो अगर बात किया जाए कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते, तो आप जानते हो अगर कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री हमारे श्री मनमोहन सिंह थे। और उस समय चूंकि शिक्षा का जो अधिकार था, जो शिक्षा मंत्रालय, तो उस समय जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसके अंतर्गत आता था? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के साथ साथ 2020 में ही शिक्षा मंत्रालय, जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पर उस समय तक शिक्षा मंत्रालय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के MHRD के अंतर्गत आता था। तो उस समय हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल थे। यही इन्हीं को हम शिक्षा मंत्री भी कहते हैं। अभी अलग हो गया है शिक्षा, ये जो हमारा आप कह सकते हो कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पर 2009 की बात करें तो उस समय शिक्षा मंत्रालय नामक कोई मंत्रालय नहीं बना होता था, बल्कि इसको इसी के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया जाता था। अगर इसमें बात करें ये जो बना था तो इसमें एक अनुसूची थी, 7 अध्याय थे और 38 धारा यानी अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसमें 38 नियम इसमें लिखे गए हैं कि किस किस नियम के तहत क्या क्या होना है, ये सारी बातें इस पर लिखी गई हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं समय लगा के बीच में आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा, ताकि आप बाद में आपके लिए बोझ ना बनने पाए। हो सकता कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट खत्म करने के चक्कर में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको बताते रहूँगा। भारत में RTE माने राइट टू एजुकेशन, उसी की बात हो रही है। अब समझ लो RTE कुछ और लगा गया, शिक्षा का अधिकार माने राइट टू एजुकेशन 2009, उसी को RTE कहते हैं। लागू करने वाला भारत 135वां देश बन गया। माने इसके पहले RTE 135 देश हमारे पूरे विश्व को लागू कर चुके थे। 135वें नंबर का देश कौन बना? तो आप कहोगे अपना भारत बना। देश में 200 मेरे हिसाब से 9 देश हैं, इसमें 134 देश भारत के पहले ही RTE माने शिक्षा का अधिकार लागू कर चुके थे। भारत ने 2009 में किया, काफ़ी लास्ट में किया, इसलिए 135वां देश ये बन गया। अब बात करेंगे हम इसके अंतर्गत आने वाली धाराओं की, कौन सी धारा क्या कहती है। तो आपको सारी 38 धाराएं तो नहीं पढ़नी है, हाँ, लेकिन ये जरूर पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जिनसे आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस बार अगर आपको याद हो KVS के पेपर में एक प्रश्न आया था कि बताइए छात्र और शिक्षक अनुपात प्राथमिक में क्या होता है। इस सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। टीचर को एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, है ना, एक साल में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, और जूनियर लेवल पर एक साल में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, कितने दिन तक कॉलेज खुला रहना चाहिए, ये सारी बातें आज यहाँ पर हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके चलते हैं। तो अभी भी जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं सबसे हम ये गुजारिश करते हैं, आपने अब रिजल्ट देख लिया। अगर आप सफल हो गए हैं तो आपको बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ हैं। अगर आप असफल हो गए हैं तो आपको भी बधाइयाँ इसलिए हैं क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि हमने क्या पिछली बार किया है, ऐसा मुझसे क्या चूक हो गई, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आज मैं असफल हो गया हूँ। ये बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी। और याद रखिएगा, असफलताएं ही सफलता की कुंजी होती हैं। यानी जब तक आप किस जीवन का कड़वा सच नहीं पता अगर आपको है तो आपको सफलता मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। तो असफलता से सीखो और फिर सफलता की ओर आगे बढ़ो। ठीक है, तो कोई बच्चा हमारा नाराज ये मायूस नहीं होगा, कोई भी अपना मन नीचे नहीं करेगा। आप पढ़ो क्योंकि ये सफलता अब आपकी है। आपको पता है हमने क्या गलती की है, तो जरा भी स्ट्रेस न लें और पढ़ाई में जुट जाएं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने अध्याय। 7 अध्याय हैं, शुरुआत में ही देख लो कितने अध्याय हैं। तो आप कहोगे इस पर एक अनुसूची है, 7 अध्याय हैं, इसी में है। किसमें? RTE 2009 यानी शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें 7 अध्याय हैं, एक अनुसूची है और 38 धाराएं हैं। धारा या अनुच्छेद हैं, हम एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं धारा 1 या 2। तो अगर हम धारा 1 की बात करें या इसी को अनुच्छेद 1 कहते हैं, अगर इसकी बात करें तो इस अनुभाग में अधिनियम के नाम का उल्लेख है, यानी बच्चों का निःशुल्क। इसमें क्या उल्लेख, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनुसूची 1 में क्या है, तो आप कहते हो जैसे अगर भारतीय संविधान की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में क्या है, तो इसमें भारत के नियम, भारत राज्यों का संघ होगा, इसी के बारे में बताया गया है। तो किसी भी जब कोई संविधान बनता है, कोई अधिनियम बनता है, सबसे पहले जो होता है उसके नाम का उल्लेख किया जाता है। नाम उसका ये क्यों, इसका उल्लेख किया जाता है। इसलिए जो अनुच्छेद 1 है इसमें बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009
यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अब ये बात ये है कि सर जी जो अनुच्छेद 1 है क्या सभी स्कूलों के लिए लागू है क्या? मदरसे हैं, मिशनरी स्कूल होते हैं, खालसा पंथ के स्कूल होते हैं, तो क्या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर भी लागू होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, किस में लागू होता है और किस में नहीं होता है, ये बात जाननी इसलिए बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के शामिल किया है। देखो यहीं पर लिखा हुआ है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अच्छी चीज़, जैसे D+B की भी परीक्षा होगी तो उनमें बहुत पूछा जाता है। अभी हमारी परीक्षा हुई है KVS की, उनमें पूछा जाता है। तो अब चूंकि आप पैन इंडिया की तैयारी करें, यानी आप पूरे अखिल भारतीय, अगर आपने सीटेट पास किया हुआ है, अगर आप सीटेट की तैयारी करें यानी आप भारत के किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। यानी यह जो अधिनियम है ये वैदिक स्कूलों, मदरसों माने मुसलमान संस्था जो चलाती है, वैदिक स्कूलों माने जो हमारे जिनको अब के गुरुकुल जो कहते हैं, उनको अब गुरुकुल ना करके वैदिक स्कूल कहते हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए गए, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थान जहाँ धर्म शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर यह बात लागू नहीं होती है। ये जो RTE आपका 2009 है, ये लागू कहाँ पर नहीं होगा? तो आप कहोगे ये वैदिक स्कूलों यानी गुरुकुलों में, मदरसों में, ईसाई मिशनरियों वाले स्कूल में और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होता है। तो अब लागू कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के स्कूलों का उल्लेख आपको मिलेगा कि यहाँ 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 लागू होता है। ठीक है, चलिए हम अनुच्छेद 2 में आ जाते हैं। हम अनुच्छेद 1 पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद में केवल यहाँ पर बच्चों को, ये केवल नाम का उल्लेख है कि बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, केवल नाम का उल्लेख है। 1 में यह भी बताया गया है कि ये किन पर लागू नहीं होता है। अब आते हैं हम आगे, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो निम्न विभिन्न शब्दावलियों का उल्लेख। अब अनुच्छेद 2 है, यहाँ पर इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में आने वाली विभिन्न शब्दावलियाँ क्या हैं? जैसे कि बालक शब्द प्रयोग किया जाएगा। बालक शब्द क्या होता है? बालक माने केवल लड़का या लड़का और लड़की दोनों। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? दुर्बल वर्ग से क्या आशय है? अलाभान्वित बालक से क्या आशय है? ध्यान से सुनिए, मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये पूरा का पूरा RTE 2009 जो लिखा गया है, इसमें कुछ शब्दावलियाँ आएंगी। ठीक है, जैसे अभी कहा जाएगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बालक, तो बालक का मतलब क्या लड़कियां नहीं प्रवेश लेंगी क्या? बच्चों के लिए है ना। तो अब यहाँ पर शब्दावलियाँ जो उनको डिफाइन किया गया था दूसरे में कि इस शब्दावली का ये मतलब है, तो देख लीजिए कौन कौन शब्दावली प्रयुक्त हैं। तो एक सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाएगा बालक। तो बालक का अर्थ क्या है? बालक का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक, यानी चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। शर्त है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि क्लास 8 तक, 1 to 8, अगर कक्षा की बात करें तो 1 से लेकर के 8 कक्षा तक, और अगर बात करें उम्र से तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। बालक का मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बालक का अर्थ यहाँ पर ये है। अगर हम अगली बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। समझ रहे हो ना? तुमको बार बार यहाँ पर शब्द अभी आगे मिलेगा, जब हम आगे के पढ़ेंगे तो मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा माने यहाँ पर जो हमारा RTE 2009 है, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है। अगर हम बात करते हैं दुर्बल वर्ग की, तो दुर्बल वर्ग का अर्थ है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय या इनकम 2.50 लाख या सरकार द्वारा जो निर्धारित आय है उससे अगर कम है, तो ऐसे हम बच्चों को दुर्बल वर्ग में रखेंगे। यानी जब आपसे कहा जाए कि दुर्बल वर्ग कौन है, तो दुर्बल वर्ग माने वो नहीं जो पतले दुबले सुकुड़े से हैं, दुर्बल वर्ग नहीं कहलाता है वो। ठीक है, वो तो उनकी शारीरिक बनावट है। भाई हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छे खानदान से है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, पोषण मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीन्स की वजह से, वो अपने DNA की वजह से सुकुड़ा सुकुड़ा सा बना है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दुर्बल वर्ग से है। दुर्बल वर्ग का मतलब जो इकोनॉमिकली जो वीक है उसको हम दुर्बल कहते हैं। या तो 2.5 लाख या जो सरकार इस साल निकाला हो कि इतने तक हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे। मेरे हिसाब से 3 लाख नए बजट में है कि 3 लाख तक इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर इससे भी कम है किसी भी व्यक्ति की आय इनकम, तो वो दुर्बल वर्ग में माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं अलाभान्वित बालक क्या होता है, यानी डिसएडवांटेज चाइल्ड। इसका अर्थ है वह जो SC ST या OBC वर्ग से संबंधित है।
या अनाथ बच्चे हों, वे बच्चे जिनके माता पिता कैंसर, एचआईवी आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों, उन्हें हम अलाभान्वित बालक कहेंगे। देखो यहाँ पर इनकम, दुर्बल वर्ग माने जो इनकम से दुर्बल थे, अलाभान्वित माने डिसएडवांटेज, जिनको एडवांटेज ही नहीं मिला है, जिनको स्कूल जाने के लिए ही नहीं मिला है, जो जाना तो चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी दशा है एससी से हैं, वो एसटी से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, क्योंकि इनको आरक्षण मिलता है इन वर्गों को, वर्ग से हैं, या अनाथ बच्चे हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, या माता पिता हैं तो माता पिता कैंसर, एचआईवी आदि असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो उन बालकों को हम अलाभान्वित बालक कहते हैं, डिसएडवांटेज चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म प्रयोग होगा स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल से क्या आशय है, विद्यालय से क्या आशय है। कक्षा 8 से 8 तक के स्कूलों को की यहाँ पर 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं स्कूल से आशय। पहली बात तो सरकारी स्कूल हो, वहाँ पर भी लागू होगा। तो सहायता स्कूल, जैसे कि आपने अगर बीएड या बीटीसी की होगी, तो बीएड का तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने कर रखा हुआ है, हालांकि बीटीसी भी मैंने किया हुआ है, लेकिन बीएड का मैं जानता हूँ कि जब आप बीएड का एंट्रेंस देते हैं तो कभी किसी किसी को प्योर सरकारी संस्थाएं मिलती है, वहाँ की फीस बहुत कम होती है, और कोई संस्थाएं होती हैं जो एडेड होती हैं, जैसे जितनी भी दयानंद की संस्थाएं हैं, रामकृष्ण परमहंस द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा जो लगाई गई, हमारी आर्य समाज द्वारा स्थापित जो संस्थाएं वो एडेड होती हैं। एडेड का मतलब होता है वहाँ पर 50% सरकारी और 50% प्राइवेट, यानी एक ट्रस्ट भी है और साथ के साथ सरकार भी उनकी व्यवस्थाएं थी। तो सहायता प्राप्त स्कूल यानी जो अर्ध सरकारी हैं, आधे सरकारी आधे प्राइवेट, ऐसे वाले। निजी स्कूल माने प्राइवेट स्कूल, जैसे कि कोई भी व्यक्ति ने अपना एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया और वहाँ पर शिक्षा प्रदान कर, जैसे हम अब सभी पढ़े हैं। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो डीपीएस, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मदर, तो ये सब निजी स्कूल है ना। और अगर बात करते हैं विशेष स्कूल, तो विशेष स्कूल में कौन कौन आते हैं, तो विशेष स्कूल में आते हैं जैसे कि केवीएस हैं, जैसे कि एनवीएस हैं, जिनको आप नवोदय विद्यालय कहते हैं, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, जैसे कि आप कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं केवी, केंद्रीय, अच्छा केवीएस लिखा तो केंद्रीय विद्यालय होते हैं। जैसे आर्मी के विद्यालय नहीं होते, आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं। तो ये सारे विशेष स्कूल होते हैं, यहाँ पर सब कोई नहीं पढ़ सकता है, एक दायरा है कि केवीएस में कौन पढ़ सकता है, तो जो व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी में है उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते हैं। एनवीएस में भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो बहुत मेधावी हैं, इसका एंट्रेंस बड़ा टफ होता है, तो जो मेधावी छात्रों के लिए है। मिलिट्री स्कूल में बच्चे पढ़ चुके हैं जिनके माता पिता या जिनके पूर्वज का कभी न कभी मिलिट्री में रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पर स्कूल से अभिप्राय किससे है, तो स्कूल से अभिप्राय है सरकारी स्कूल हो जो गवर्नमेंट स्कूल है, सहायता प्राप्त स्कूल माने अर्ध सरकारी, निजी स्कूल माने प्राइवेट स्कूल, और विशेष स्कूल माने केवीएस, एनवीएस, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये सारे स्कूल जिनमें कि एक विशेष प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हो गई शब्दावलियों की बात। तो जो अनुच्छेद 2 है वहाँ पर केवल शब्दावलियाँ हैं। शब्दावलियों का मतलब ये है कि जैसे बालक क्या होता है इसके बारे में बताओ, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, दुर्बल वर्ग क्या है, तो इनसे मतलब क्या है। बहुत बार आपसे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं कि बताइए दुर्बल वर्ग से क्या आशय है, समझ गए। तो आपको बताना होता है कि दुर्बल वर्ग हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, अलाभान्वित बालक किसको कह रहे हैं, तो आपको बताना होगा। आगे चलते हैं अध्याय 2 में, जहाँ की आप पहुँच जाते हैं अध्याय 2 में 3 से लेकर के 5 अनुच्छेद का उल्लेख है। अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो 3 में क्या है, आरटीई 2009 में बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, इस बारे में बात की गई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बड़ी सामान्य सी बात है, आपको याद नहीं भी करो चलेगा, लेकिन जो अनुच्छेद जो 4 है, धारा जो 4 है, ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है विद्यालय से बाहर जाने से जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, माने आप ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय से बाहर हैं, अभी वो विद्यालय पर नहीं है, यानी किसी भी कारण से वो अभी वो पढ़ाई में संलग्न नहीं है, विद्यालय से बाहर हैं, यानी वो किसी भी कारण से दाखिला नहीं ले पाए हैं, नामांकन नहीं हुआ है, तो उनकी आयु के अनुसार जितनी उनकी आयु है, अगर 10 साल का है तो 10 साल के हिसाब से जो जिस कक्षा में उसको प्रवेश कराना है प्रवेश। देखो लिखा है विद्यालय से बाहर जाने से जिन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है उन्हें उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी अगर 11 साल का है तो उसी हिसाब से 11 साल में कक्षा 5 होती है या 6 होती है, उस पर प्रवेश दो। तो आप पूछोगे सर जी अब जो उसने नहीं पढ़ा है उसका क्या होगा, देखो लिखा हुआ है और पूर्व की शिक्षा को उसी वर्ष उचित तरीके से पूर्ण करा ली जाएगी। यानी
अगर बच्चा कभी स्कूल नहीं है, अगर 10 साल का हो गया तो उसको आपने क्लास 5 में अगर प्रवेश दिया है तो 1 से लेकर के 4 तक आप उसी वर्ष जैसे जो करना हो आप करिए, उस शिक्षा को उसी वर्ष पूरा करा लो उचित तरीके से। तो लोग ऐसे पास करते हैं, ठीक है तुम पास हो गए हो, पूरी करा लीजिए। जैसे उदाहरण देखो लिखा हुआ है, 10 वर्ष की आयु के बच्चे के 10 वर्ष की आयु के बच्चे को कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि 1 से 1 में प्रवेश 6 वर्ष की आयु में शुरू होता है। तो अब वो 10 का हो गया तो उसको कक्षा 5 में आप प्रवेश दो। तो 1 से लेकर के 4 तक की पढ़ाई का सर जी क्या करें, तो जैसे कराना हो वैसे कराओ, पूरा कराओ, लेकिन उसको प्रवेश आपको कहाँ पर देना है, तो आपको प्रवेश उसको आप कक्षा 5 में ही दोगे, ठीक है। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम 5 पर और बात कर लेते हैं। अगर हम 5 की बात करें, धारा 5 की बात करें, धारा 5 कहती है जब बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें तत्काल स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा, इसकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। तो कई बार जैसे होता नहीं, कई स्कूल वाले कह देते हैं कि हम तुमको मार्क्स टीसी इसको कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इस आरटीई में लिखा हुआ है कि बच्चा अगर जाना चाहते हो तो तुम रोक नहीं सकते, उसको जाने दो, बच्चा जाएगा ही जाएगा, उसको जाने दो, और उसकी सर्टिफिकेट देना विद्यालय की जिम्मेदारी होगी। तो आज हम 5 ही धाराओं तक पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो धाराएं हैं ये आपको धीरे धीरे याद करनी है। अगर आप बेहतरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं 4-4, 5-5 धाराएं कराऊंगा। कल की क्लास में हो सकता है इसको पूरा कर दें। आप शुरुआत से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। शुरुआत से मैंने आपको पढ़ाया कि संसद में शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए संसद में जो विधेयक पेश किया गया उसका नाम था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राज्यसभा में ये पारित हो गया जुलाई 2009 में, 20 जुलाई 2009 में। लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 26 अगस्त 2009। तब से ये बन गया एक अधिनियम। पूरे भारत में लागू करने की तिथि है 1 अप्रैल 2010, यानी बना 9 में लागू 10 में हुआ। जम्मू कश्मीर पर लागू ये नहीं हो पाया। उस समय राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी, तो प्रधानमंत्री हुआ करते डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव विकास संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल जी थे। वर्गीकृत किया गया 1 अनुसूची, 7 अध्याय, 38 धाराएं इसी को अनुच्छेद में विभाजित किया गया। आरटीई लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। इसके अब अनुच्छेद अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ केवल भागों की चर्चा की गई है, और नीचे की जो चर्चाएं हैं वो आप जानते हैं। तो 5 तक आप याद करिए, उसके बाद में अगले दिन कल की क्लास में हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम आपसे यहीं पर विदा चाहेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्स को परचेज कीजिए, ताकि कोर्स जो परचेज कर लें, अगर फीस 499 है, 300-400 रुपये बढ़ेगी, अभी आज ही बढ़ जाएगी, इसलिए याद रखिएगा कोर्स की फीस बढ़े उसके पहले आप कोर्स को खरीद लें, ताकि आपको किफ़ायती रहे, ठीक है। आज ही आप कोर्स को खरीद लें 12 बजे के पहले, ताकि जो कोर्स है वो आपको सस्ती फीस पर मिल सके। तो अब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, कल आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 9 बजे क्लास देखना मत भूला करिए, रोज़ 9 बजे रात को क्लास CDP की हमारे द्वारा शेड्यूल की जाती है। चलिए नमस्कार, जय हिंद।